नंबर 15, वही चैप्टर नंबर 21 और आज है स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, उन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शंस की एक एग्जांपल जिसको हम स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, और इसका नाम है न्यूक्लियर फिशन। इसमें क्या होता है कि कोई हैवी न्यूक्लियाइड और सब नहीं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो कोई हैवियर एलिमेंट, हैवियर न्यूक्लियाइड जब इस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करे तो जाहिर है हैवियर है, इसमें चार्ज नंबर और मास नंबर ज्यादा है, पहले इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो जब न्यूट्रॉन इस पर बम्बार्ड होगा, इसमें एंटर होगा इसके न्यूक्लियस में, तो मजीद स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेगा। पहले ये एग्जैक्टली स्फेरिकल था, तो अब जब न्यूट्रॉन इस पर बम्बार्ड हुआ, टोटल न्यूक्लियॉन्स इसमें 235 थे, एक और इसमें ऐड हो गया, टोटल 236 हो गए, और साथ ही साथ अब ये एक्साइट हो गया है, एनर्जी इसके पास ज्यादा आ गई है। तो जैसे कहा कि पहले ये एग्जैक्टली स्फेरिकल था, अब ये एलोंगेट फैलता चला जाएगा। इस तरह एलोंगेट होते हुए डंबल की शक्ल में दरमियान में गर्दन नेक बनती चली जाएगी, वो नेक थिन पतली होती चली जाएगी, और बिन आखिर थिन होते हुए यहां से ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। और रफली, एग्जैक्टली की बात नहीं कर रहा, रफली 2 इक्वल साइज के न्यूक्लियाइड्स, यानी ये जो दो न्यूक्लियाइड्स बनेंगे जिनको हम फिशन फ्रेगमेंट्स कहते हैं, इनके साइज तकरीबन एक जैसे होंगे। 10-15 न्यूक्लियॉन्स का तो फर्क होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई एक बहुत बड़ा न्यूक्लियाइड बने और एक छोटा सा अल्फा या बीटा या कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन वगैरह अमिट हो, ऐसे नहीं। दो रफली इक्वल साइज के फिशन फ्रेगमेंट्स बनेंगे, साथ ही 2 या 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, और साथ ही हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन में बुक में ग्रीन से अंडरलाइन लिखी हुई है। एक बार फिर देख लें कि जब कुछ न्यूक्लियाइड्स पर, सब पर नहीं, कुछ हैवी न्यूक्लियाइड्स पर, हैवी एलिमेंट्स पर न्यूट्रॉन फॉल करे, तो वो उस हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक कर देता है 2 रफली इक्वल न्यूक्लियाइड्स में, साथ ही न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और एनर्जी ऑब्टेन होती है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। ये थी इसकी डेफिनेशन और इसका मफहूम। अब इसकी चंद एग्जांपल देते हुए और फिर इनमें जो 2-3 हमने पॉइंट्स हैं वो कंसीडर करने हैं, वो अंडरलाइन करने हैं। तो पहले नंबर पर पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ये एक्चुअली 2 स्टेप्स के होते हैं। एक में तो हमारा कंट्रोल होता है, दूसरे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हमारा कंट्रोल यहां तक होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाइड तक में कि हमने इनिशिएट करना है, बम्बार्ड करना है और अनस्टेबल न्यूक्लियाइड बना लेना है। अब उसके बाद आगे क्या होगा, हमारा इस पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। आगे कोई भी फ्रेगमेंट्स या प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन हो सकते हैं, जिसकी यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया यूरेनियम 235 पर, और इस तरह कुछ लम्हों के लिए ये बन गए यूरेनियम 236 एक्साइटेड न्यूक्लियाइड बन गया। फिर ये जो एक्साइटेड न्यूक्लियाइड बना है, तो इधर ये कुछ एलिमेंट्स इधर, कुछ न्यूक्लियॉन्स इधर इकट्ठे हो गए, कुछ यहाँ पर इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होते हुए दरमियान में नेक बनती चली गई, और फिर आखिर ये टूटकर अलग हो गए। अब यहाँ पर ये कभी नहीं हो सकता कि इधर जो न्यूक्लियॉन्स और इधर जो न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं हर वक्त हर न्यूक्लियस में, हर न्यूक्लियर रिएक्शन में एक जैसे डिवाइड हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर देख रहे हैं कि पहले रिएक्शन में Ba जिसमें 141 और क्रिप्टॉन जिसमें 92 है, ये बन रहे हैं। दूसरे रिएक्शन में, ये भी हमारी बुक का है, इस रिएक्शन में Sm जिसका विज्ञान नंबर 132 और MO101
बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिशन फ्रेगमेंट से दूसरे में उससे मुख्तलिफ थे, और तीसरे में फिर ज़ीनॉन और स्ट्रॉन्शियम बन रहे हैं जिनके चार्ज नंबर मास नंबर न्यूक्लियॉन नंबर 140 और 94 हो गए। तो ये तीन रिएक्शन जो बुक में भी गिवन है और आपको भी यहाँ पर लिखकर इंडिकेट करने का पर्पस यही इंडिकेट करना, अंडरलाइन करना कि ये जो फ्रेगमेंट्स, फिशन फ्रेगमेंट्स या जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते, मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक रिएक्शन में कोई एलिमेंट बनेंगे, दूसरे रिएक्शन में कोई और, तीसरे में कुछ और चौथे में कुछ और बनेंगे। तो बहरहाल जो भी बनेंगे वो लाजमी तौर पर तकरीबन थोड़ा बहुत 20-30 न्यूक्लियॉन का तो फर्क जरूर होगा, लेकिन वो मिडल साइज के दो न्यूक्लियाइड्स में प्रोड्यूस होंगे, साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पहला पॉइंट जो आपको इंडिकेट करना था फिशन फ्रेगमेंट्स के बारे में कि ये हर वक्त एक जैसे नहीं होंगे। फिर अगली बात, इन रिएक्शन में भी कंजर्वेशन लॉज वे रहेंगे। कौन कौन से? ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास वगैरह सारे। तो अब उन्हीं को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज नंबर 92 है, इधर इन दोनों पर आए 56 और 36, ये भी 92 बन रहा है। तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है। इधर भी 92 बन रहा है, इधर भी सेटिस्फाई हो गया, इधर भी 92 बन रहा है, यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करें, उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स की मदद से 3 या 2 न्यूट्रॉन हमें मिलेंगे। तो वो चेक कर लेते हैं। जहां पर लेफ्ट साइड में टोटल न्यूक्लियॉन्स 236 है। अब राइट साइड पर आ जाए 141 और 92, 141 और 92 ये पहले रिएक्शन में। तो ये आपके सामने ये टोटल आ रहा है 233। तो इन दोनों न्यूक्लियाइड्स ने 233 न्यूक्लियॉन्स ले लिए। बाकी है टोटल थे कितने? 36 थे। तो बाकी 3 बच गए। तो चार्ज नंबर तो सेटिस्फाई हो गया था। इसको मतलब 3 न्यूट्रॉन बचे हैं और वही 3 न्यूट्रॉन जहां से अमिट हो गए हैं अलग से, किसी न्यूक्लियस में शामिल नहीं हुए। अब इस दूसरे पर आ जाए, इसमें भी मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर 132 और 101, यानी यहाँ पर भी 233 बन रहा है। यहाँ पर भी 3 न्यूट्रॉन मिस नजर आ रहे हैं जो इन दोनों न्यूक्लियाइड में शामिल नहीं हुए। तो यहाँ पर भी 3 न्यूट्रॉन अलग से अमिट हो जाएंगे। फिर तीसरे रिएक्शन पर आ जाए, यहाँ पर 140 और 94 ये 234 बन रहे हैं। तो इसका मतलब है आप 2 न्यूट्रॉन मिस हैं जो न पहले न्यूक्लियस में है न दूसरे में है। तो अब यहाँ पर ये 2 न्यूट्रॉन इस रिएक्शन के नतीजे में अमिट होंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स की मदद से न्यूट्रॉन्स की तादाद के कितने न्यूट्रॉन्स अलग से अमिट हो रहे हैं, दोनों न्यूक्लियाइड में शामिल नहीं हुए। उसके बाद अब ये जो हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है, अब इसके बारे में बात। पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूट्रॉन बमबार्ड करते हैं यूरेनियम पर, यूरेनियम स्लो जिसे हम थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है, फास्ट न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये जो न्यूट्रॉन हमने बमबार्ड किया था, ये वाला न्यूट्रॉन ये स्लो एनर्जी, कम एनर्जी वाला था, थर्मल एनर्जी वाला था, इसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं थी। तो फिर यहाँ पर जब वो न्यूट्रॉन ही थोड़ी एनर्जी वाला भेजा था, तो यहाँ पर हमने हीट हमें कैसे मिल गई, एनर्जी कैसे ऑब्टेन हो गई। तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑब्टेन हो रही है वो इसी इक्वेशन की मदद से जो पहले हम पढ़ चुके हैं आइंस्टाइन की, E = mc² की मदद से हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब कैसे, ये बात है कि हमने बाइंडिंग एनर्जी में मास इफेक्ट में अंडरलाइन की थी, उसको बार बार मैंने रिपीट भी की थी। अब वही बात जहां पर हम दोहरा रहे हैं, वो जो कर्व है उस कर्व को दोबारा बनाते हुए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की कर्व को हॉरिजॉन्टल में हमने मास नंबर A लिखा था और वर्टिकल में हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को इंडिकेट किया था। ये कर्व हमें इस तरह हासिल हुई थी और यहां पर हमने कहा था कि ये जो मिडल रेंज के एलिमेंट्स
हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी आती कहां से है? मास से। तो इसका मतलब है मिडल रेंज में जो एलिमेंट्स है उन्होंने ज्यादा मास डिफेक्ट किया था। किस पर्पस के लिए? वर्क करने के लिए। कैसा वर्क? न्यूक्लियस को बनाने के लिए। न्यूक्लियस को बनाने के लिए कुछ वर्क रिक्वायर है और हमें पता है कि वर्क के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो वो एनर्जी न्यूक्लियॉन्स ने कहां से ली थी? मास से मदद से ली थी। उनके मास का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हुआ था एनर्जी में और उस एनर्जी ने क्या किया था? वर्क किया था। किस पर्पस के लिए? टू बाइंड या टू फॉर्म आ न्यूक्लियस। तो इस तरह ये सिलसिला चला था। तो अब जब मिडल रेंज एलिमेंट्स ये आयरन और उसके इर्द वाले हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब है इन न्यूक्लियाइड्स को बनाने के लिए ज्यादा मास डिफेक्ट हुआ है। तो जब ज्यादा मास उन्होंने डिफेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, ऑब्वियस सी बात है जब हम ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं तो हमारे पास हमारी जेब में कम पैसे बचते हैं। तो फिर इन आयरन के अंदर, आयरन न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, जब ये ज्यादा मास को खर्च कर चुके हैं, किस पर्पस के लिए? इस न्यूक्लियस को बनाने के लिए, तो इन्होंने जब खर्चा कम कर दिया तो इनके अपने पास खर्चा यानी मास कम होगा। इनके पास मास कम होगा, ये आपको पहले भी इंडिकेट कर चुका था। तो इसका मतलब ये हुआ आयरन और उसके इर्द वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, वो स्लाइटली लाइटर होंगे। वो स्लाइटली लाइटर होंगे किसके मुकाबले में? हैवियर एलिमेंट्स के मुकाबले में। ये जो यूरेनियम है फॉर एग्जांपल, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने का मतलब है इन्होंने थोड़े मास को डिफेक्ट किया था, थोड़े मास को कन्वर्ट किया था एनर्जी में और उस एनर्जी की मदद से वर्क हुआ था न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए। तो इस तरह ये यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो थोड़ा मास खर्च कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा मास डिफेक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए? एनर्जी के लिए। तो जब इन्होंने थोड़ा मास को यूज किया, फिर वही पैसों की बात आ गई कि जब हम थोड़े पैसे खर्च करेंगे तो हमारी जेब में पैसे ज्यादा बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, यूरेनियम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, चूंकि वो थोड़े मास को डिफेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा खर्चा कर रहे हैं, तो इनके अपने पास ज्यादा खर्चा, ज्यादा पैसे, ज्यादा मास बच जाएगा। तो फिर क्लियर इंडिकेशन हो गई कि यूरेनियम के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होंगे यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो स्लाइटली हैवियर होंगे एज कंपेयर टू ये जो मिडल रेंज एलिमेंट्स हैं, आयरन और उसके इर्द वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा मास डिफेक्ट किया, तो इसलिए इनके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे वो स्लाइटली लाइटर होंगे। दोबारा से यूरेनियम के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली हैवियर, आयरन और उसके इर्द वाले जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली लाइटर। कितना ज्यादा? इनकी एनर्जी की भी बात कर लेंगे, इनके पास कितनी ज्यादा एनर्जी है। इन आयरन और इसके इर्द वाले एलिमेंट्स के पास 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी, यानी आयरन और उसके इर्द वाले एलिमेंट्स के अंदर जो ये न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें हर एक ने कितनी एनर्जी दी थी? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी थी। किस मकसद के लिए? वर्क करने के लिए। और वो वर्क क्या था? इस न्यूक्लियस को बनाने के लिए। तो आयरन और उसके इर्द वाले एलिमेंट्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन
न्यूट्रॉन है उनमें हर एक ने एनर्जी स्पेंड की 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी ली कहां से, ये उन्होंने मास से ली। जबकि आप इधर आ गए यूरेनियम पर। यूरेनियम में ये जो यूरेनियम का एटम है, न्यूक्लियस है सॉरी, इसके अंदर ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, ये इनमें से हर एक कितनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्पेंड कर रहा है। किस मकसद के लिए, वर्क करने के लिए। कैसा वर्क, न्यूक्लियस को बनाने के लिए। तो आप देखो इनके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो ज्यादा एनर्जी स्पेंड की, जिसकी वजह से उनके पास एनर्जी कम बच गई, मास कम बच गया, पैसे कम बच गए। लेकिन ये जो यूरेनियम है इनके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इन्होंने थोड़ी एनर्जी स्पेंड की, थोड़ा खर्चा किया, और जब खर्चा थोड़ा करेंगे तो इनके अपने पास ज्यादा मास, ज्यादा पैसे बच जाएंगे। कितना फर्क है, 8.5 और 7.7, इनको बल्कि 8.6 होगा, हाँ 7.6 सॉरी। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैवियर यूरेनियम है, ये वाला यूरेनियम, इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं वो ज्यादा, इनके मुकाबले में कितनी ज्यादा एनर्जी पोजेस कर रहे होंगे, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर मास पोजेस कर रहे होंगे, स्लाइटली हैवियर होंगे। कितने हैवियर होंगे, तकरीबन 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट उनका मास ज्यादा होगा। तो जब इनके पास मास इतना ज्यादा है तो यही मास इनको खारिज करना पड़ेगा, इजेक्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्यों, क्योंकि ये हैवियर अब ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होने लगा है। इन न्यूक्लियाइड को बनाने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्लाइटली लाइटर चाहिए, जबकि यहां पर ये स्लाइटली हैवियर थे। तो जितना ये ज्यादा मास पोजेस कर रहे थे वही मास इनको इजेक्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। कितना ज्यादा है, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल न्यूक्लियॉन्स है कितने, टोटल इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है 235। हर एक के पास कितनी एनर्जी के बराबर ज्यादा है, 0.9। तो यही आप लिखने लगे हैं, टोटल है 235 न्यूक्लियॉन्स यूरेनियम में, हर एक के पास 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर मास ज्यादा है। तो टोटल सबके पास कितना ज्यादा हुआ, रफली 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मास, यही एनर्जी वो इजेक्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि जब एक यूरेनियम न्यूक्लियस टूटेगा, एक रिएक्शन होगा, तो उस एक रिएक्शन के नतीजे में लाजमी तौर पर 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी रिलीजिंग मैकेनिज्म था जो आपको डिटेल से समझाना था। तो ये इस तरह ये 2-3 पॉइंट इसके हो गए। ये आज का लेक्चर कंप्लीट। बाकी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये एक यूरेनियम, ये भी फिशनेबल है, यूरेनियम 235 फिशनेबल है, यूरेनियम 238 भी फिशनेबल नहीं है, 239 भी नहीं है। एक और प्लूटोनियम Pu 239 ये भी फिशनेबल है। अमेरिका ने जो पहले 2 बम गिराए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, उसमें एलिमेंट जो यूज किए थे उस बम में जो यूज हो रहे थे वो प्लूटोनियम 239 थे, वो फिशन कर रहे थे, टूट रहे थे, और हर एक यूरेनियम के प्लूटोनियम के टूटने पर ये एनर्जी रिलीज हुई थी। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफिज।